हेलो हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा हमारा उपसर्ग। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, हमने जो ये क्लासेस शुरू की है वो ग्रुप नंबर 1 से की है और ग्रुप नंबर 1 के अंतर्गत यहाँ जो टॉपिक है ग्रुप नंबर 1, इस ग्रुप नंबर 1 के अंदर एक तो प्यारे दोस्तों पहला टॉपिक है आपका वर्णमाला। डेमो के रूप में वर्णमाला की प्यारे दोस्तों स्टार्टिंग में जो क्लास है वो डेमो के रूप में आपकी कैटेगरी में। इसके बाद में दूसरा जो टॉपिक है आपका वो क्या है, आपका संधि। तीसरा टॉपिक जो आज हम कंप्लीट करेंगे वो है उपसर्ग। और इसके बाद में इस ग्रुप में जो टॉपिक होगा वो होगा प्रत्यय। और यहाँ जो टॉपिक लेंगे हम वो टॉपिक है प्यारे दोस्तों आपका वर्तनी। और इस पहले ग्रुप का आपकी परीक्षा में जो रोल रहना है वो रहेगा यहाँ मिनिमम 3 मैक्सिमम 5% अकेले इस ग्रुप से आते हैं। ये 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें किसी का कोई भी किसी तरह का डाउट होगा तो आपको ध्यान रखना, वो डाउट आप अपना क्लियर कर लेना। इसके बाद मैं शुरुआत कर रहा हूं आज उपसर्ग से, और उपसर्गों के बारे में हम यहाँ जानेंगे कि उपसर्ग से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ स्टेटमेंट वाले होते हैं, कुछ शब्द या शब्दांश देके पूछे जाते हैं। तो उपसर्ग की पहली कंडीशन क्या है, उप और सर्ग से, उप और सर्ग से मिलकर बना शब्द है, बना शब्द है। दूसरा, उप एक शब्दांश है, जो आगे शब्दांश होता है उसी शब्दांश को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। दांश है जिसका अर्थ, जिसका अर्थ समीप, निकट, पास होता है। तीसरा, सर्ग का अर्थ, सर्ग का अर्थ सृष्टि करना, रचना करना, सृष्टि करना, रचना करना या बनाना, बनाना होता है। उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्दांश हैं, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी, जो किसी मूल शब्द के समीप में, जो किसी मूल शब्द के समीप में जुड़कर नए शब्द का, नए शब्द का निर्माण करते हैं। फिफ्थ, उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा, उपसर्ग हमेशा शब्दांश
होते हैं और शब्द के आरंभ, प्रारंभ आदि आगे ही लगाए जाते हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो उपसर्ग, हाँ विसर्ग संधि कल कंप्लीट हो गई थी, अगर उसमें किसी का डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। संधि में हमने तीनों स्वर संधि के पांचों भेद, व्यंजन संधि की सारी कंडीशन और विसर्ग संधि, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली अपनी क्लासों में। तो उसी पर डिपेंड हमारा दूसरा टॉपिक है प्यारे दोस्तों, उपसर्ग। अगर हमें संधि आती है तो हम यहाँ उपसर्ग आराम से बता सकते हैं। तो उपसर्ग के अंतर्गत भी उप क्या है प्यारे दोस्तों, शब्दांश है, जिसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये उप और सर्ग से मिलके बनता है, और ये उप इसमें क्या है, उपसर्ग है अर्थात शब्दांश है। तो उप एक शब्दांश, उपसर्ग जिसका अर्थ समीप, निकट या पास होता है। सर्ग का अर्थ सृष्टि करना है, रचना करना या बनाना होता है। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी मूल शब्द कहते हैं छोटे से छोटे शब्द को, तो जो किसी मूल शब्द के समीप में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्दांश होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका जो सर्ग का अर्थ होता है वो सृष्टि करना होता है, अर्थात जब कभी किसी उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो वो नए शब्द का निर्माण करता है, नए शब्द की सृष्टि करता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये शब्दांश होंगे। ये क्या है, ये उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होंगे, और शब्द के हमेशा आदि में, आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ, आरंभ या फिर आगे। तो ये आपको ध्यान रखना, प्रारंभ, आरंभ या फिर क्या होता है, आगे। तो शब्द के आरंभ में इसका प्रयोग होगा, और वो भी शब्दांश के रूप में। इसके बाद यहाँ पर 6 कंडीशन, प्रत्येक उपसर्ग के प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ, प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं, केवल के अनेक अर्थ होते हैं। किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में एक से अधिक, किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। किसी समस्त शब्द में से, किसी समस्त शब्द में से मूल शब्द अलग करने पर, मूल शब्द अलग करने पर शब्द के आरंभ में जो शेष भाग, शब्द के आरंभ में जो शेष भाग शब्दांश के रूप में बचता है, शब्द के आरंभ में जो शेष भाग शब्दांश के रूप में
शब्द के आरंभ में जो शेष भाग शब्दांश के रूप में बचता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, उपसर्ग कहलाता है। कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, उपसर्ग कहलाता है। ये है आपके वे तमाम स्टेटमेंट। इसके बाद में आप इन एग्जाम्पलों को समझो, और इससे पहले आपको एक क्वेश्चन और करना है 9। उपसर्ग की संख्या, उपसर्ग की जो संख्या है, उस संस्कृत में उपसर्ग, इसके बाद उर्दू में उपसर्ग। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी में उपसर्ग, अंग्रेजी में उपसर्ग। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 10 या 12 उपसर्ग होते हैं, और इसके बाद अंग्रेजी में 8 उपसर्ग होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या, तो आपका होगा 22, उर्दू में 19, हिंदी में 10 या फिर 12। दोनों ऑप्शन में हो तो राइट आंसर आपका 12 होगा। जब हम से और कै को उपसर्ग मान लेते हैं, जैसे से सपूत बनता है, कैसे कपूत, तो यहाँ हम फिर उस कंडीशन में 12 उपसर्गों का प्रयोग हिंदी के अंदर करते हैं, और कैसे क्या बनेगा आपका कपूत। जब कै और से को हम उपसर्ग माने तो हिंदी में उस कंडीशन में 12 उपसर्ग होते हैं। क्लियर? चलो जी, हाँ, आपकी जो कैटेगरी है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो नोट्स की कैटेगरी है और जो क्लास में डेमो की कैटेगरी है, एक आपकी जो है, ठीक है। क्लास के अंतर्गत जब आपने बैच परचेज किया था, उसमें इंट्रो वीडियो भी थी, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बताई है कि कब कब हम किस टॉपिक को किस सीक्वेंस में यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप जरूर अंकुर उसको जरूर सुने, ठीक है, फिर आपकी समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो, तो यहाँ ध्यान रखना है, ये थे आपके 9 बेसिक क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले और ये भेदों वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिलहाल जो आगे क्लास होगी वो पहले उपसर्ग है, फिर प्रत्यावर्तन है, उसके बाद में हम दूसरा ग्रुप लेंगे, और वो सिलेबस में आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक हो जाएंगे आने वाले कुछ क्लासों में। तो इसके अंतर्गत आपको ये देखना है कि ये आपकी संख्या है उपसर्गों की, इसमें अलग अलग किताबों में चीजें अलग अलग दी गई है, उस पर ध्यान नहीं देना है। संस्कृत में 22 होंगे, 6 वहाँ ऑप्शन कुछ भी हो, हिंदी में 19 है, और इसमें उर्दू में 19 है, हिंदी में 10 और 12 है, और अंग्रेजी में हम 8 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। अब हमें ये समझना है कि बहुत सारी कंडीशन की कौन सा मूल शब्द है, कौन सा शब्दांश है, हमने यहाँ प्रयोग किया, और फिर ये भी कहा कि हम 2 भी उपसर्गों का प्रयोग किसी उसमें कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कई बार उपसर्ग डायरेक्ट दिया होता है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रयोग कर लिया अभिमान शब्द है, ऐसे ही फिर मैंने दूसरा जो प्रयोग किया वो मैंने अभ्युदय का प्रयोग किया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर प्रयोग कर लिया प्यारे दोस्तों आपका प्रतिवर्ष, और यहाँ पर मैंने प्रयोग कर लिया यहाँ प्रत्येक। अब समस्या ये है कुछ बच्चों को कि जब डायरेक्ट पूछा जाता है तब तो आप आराम से बता दोगे कैसे, कि इसमें जो मान है वो मूल शब्द है, और आगे जो शब्दांश बचा है आपका
वो आपका इसमें उपसर्ग हो गया। लेकिन इसमें आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपके पास संधि विच्छेद करने का ज्ञान नहीं है, आपको संधि नहीं आती है। इसमें भी आपका अभी ही उपसर्ग है, और ये कैसे बना है, अभी और उदय से मिलके बना है। यहां से हमने ये वाला ई ले लिया, इधर से हमने यहाँ पे ऊ ले लिया, ई और ऊ मिलके क्या बन गया, यहाँ पे जब उदय में छोटा ऊ आया है तो यहाँ भी छोटा ऊ आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्तनी है ये गलत है, और इसमें गलती क्या है, ये जो बड़ा ऊ है इसके स्थान पे छोटा ऊ आएगा, एक पॉइंट। दूसरा, इसके उपसर्ग का पता कैसे चलेगा, संधि विच्छेद के माध्यम से। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि वर्तनी की पहचान, जो कि हमारा 5वां टॉपिक है, वो कैसे करेंगे हम, उपसर्गों से, संधि से, इन सब से। यानी कि इस टॉपिक को आवश्यकता पड़ेगी वर्णमाला, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय की, ठीक है। क्योंकि अभी हमने क्या लिखा था, अभी हमने यहाँ अभ्युदय शब्द लिखा था, लेकिन ये अभ्युदय सही है कि गलत है, इसको संधि बता रहे हैं। फिर इसमें उपसर्ग कौन सा था, हमने संधि विच्छेद किया, तो इसमें तो डायरेक्ट दिया गया, आप पहचान लोगे, लेकिन इसमें आप संधि के माध्यम से उपसर्ग को बता पाओगे। इसलिए संधि का ज्ञान होना उपसर्ग और वर्तनी दोनों के लिए जरूरी है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दोस्तों ये आपका प्रति और वर्ष है, आप यहाँ डायरेक्ट बता दोगे, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ से मूल शब्द निकाल लिया। तो जो आपने मूल शब्द निकाला उससे आगे जो शब्दांश बच गया आपका, वो शब्दांश क्या कहलाया, आपका उपसर्ग कहलाया। यानी कि यहाँ पर ये आपका मूल शब्द है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम मूल शब्द, वह छोटे से छोटा शब्द होता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। और ये क्या है, ये प्यारे दोस्तों वो शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के आगे आता है, जिसके एक नहीं बल्कि अनेक अर्थ होते हैं। तो इसी शब्दांश को हम क्या कह रहे हैं, इसी शब्दांश को हम कह रहे हैं मूल शब्द। तो ये क्या हो गया, ये आपका उपसर्ग हो गया। तो उपसर्ग का प्रयोग किसी न किसी शब्द के साथ किया जाता है, तब वो क्या करता है, नए शब्द का निर्माण करता है। ऐसे यहाँ पर जब हम ये करेंगे तो ये क्या है आपका, ये प्रति और एक है, ये क्या है, प्रति और एक है। यहाँ पर इसमें से हमने ये वाला ई ले लिया, इधर से ये आई ले लिया, ई और आई मिलके क्या बन गया, ये, इसीलिए यहाँ बीच में ये आया है, और इसमें क्या है, प्रति उपसर्ग है। तो आपको वो दो तरीके से शब्द देगा, एक में जिसमें आप डायरेक्ट मूल शब्द को पीछे से निकालो, आगे जो शब्दांश बच गया वो आपका उपसर्ग हुआ। दूसरा, आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑप्शन में ए भी देगा, ए भी उपसर्ग होता है हिंदी का, वो उपसर्ग आपको यहाँ अब भी देगा, वो आपको ये वाला भी देगा, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे बच्चे यही गलत कर देते हैं कि ये शब्दांश के रूप में तो है, लेकिन इनमें से केवल उपसर्ग एक ही है, यहाँ इनका कोई मीनिंग नहीं है। जब इनका मीनिंग नहीं है तो ये उपसर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि उपसर्ग के तो एक नहीं बल्कि अनेक अर्थ होते हैं। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे प्रति और वर्ष है, क्लियर है। यहाँ पे गलती क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें आपको एक ऑप्शन पर देगा, और दूसरा ऑप्शन आपको प्रति देगा, और तीसरा ऑप्शन आपको देगा पर्त। तो यहाँ ये दोनों ही हम उपसर्गों के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग प्रहार में, प्रकाश में होता है, प्रकार में होता है। लेकिन यहाँ तो ये है प्रति और एक से मिलके बना है। जब आपको ये आगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो बहुत सारे बच्चे यही करेंगे, उसको ये याद ही नहीं रहेगा ये तय और ये कोई शब्द ही नहीं होता। यानी कि आपके पास यहाँ कोई मूल शब्द होना चाहिए, और मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। आप मान से छोटा माँ का कोई मीनिंग नहीं बना सकते। यहाँ पे उदय में यहाँ उद का कोई मीनिंग नहीं है, और यहाँ एक में से इसके भी आप टुकड़े करके वर्ष का कोई शब्द नहीं बना सकते। यानी कि एक, वर्ष, उदय और मान अपने आप में सबसे छोटे शब्द है, जिसको हम मूल शब्द कह रहे हैं, और इन्हीं मूल शब्दों में हम उपसर्गों का प्रयोग आगे करके नए शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। अब इससे भी बहुत सारे शब्द बनेंगे, प्रकार, प्रहार, प्रवेश के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर इसमें क्या था, ये प्रति था। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, उपसर्ग का तो मीनिंग होना चाहिए। तो ये तो इसलिए नहीं हुआ शब्दांश होते हुए क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये किसी भी संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के उपसर्गों में आता ही नहीं। लेकिन इन दोनों का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं दिख तो आपको रहा है ही, लेकिन यहाँ मूल शब्द बचा ही नहीं है। तो मूल शब्द यहाँ अगर मैं तय और ये एक ले लूं तो ये तो आज तक ना आपने पढ़ा है, ना सुना है, ना लिखा है, ना देखा है। तो मूल शब्द का भी तो मीनिंग होना चाहिए ना। जैसे यहाँ वर्ष है, उदय है और मान है, तो इसीलिए यहाँ पर न तो ये उपसर्ग होगा, न पर होगा, बल्कि क्या होगा, प्रत्येक होगा।
दूसरी चीज आपको क्या समझनी है कि उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। अब हमने एक शब्द यहां पे ले लिया दुर्दशा, दुर्दिन, दुष्कर। अब इसमें क्या करना है जी, यहां पर ये दुर और दशा इस रूप में हमने लिया, इसको भी दुर और दिन। हमने क्या किया, मूल शब्द को अलग कर दिया। हमने क्या किया, मूल शब्द, तो यहाँ मूल शब्द क्या है आपका, कर है, यहाँ दिन है, यहाँ दशा है। लेकिन ये जो आगे शब्दांश है इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। जब मीनिंग नहीं है तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, ये दू दशा, ऐसे ही यहाँ पे ये दू और दिन, दुर्दिन, ऐसे ही यहाँ पर ये दो विसर्ग और ये क्या है आपका कर। तो ये ध्यान रखना है। तो विसर्ग का ये वाला जो विसर्ग है इसका रे में परिवर्तन हुआ है, इस वाले विसर्ग का रे में परिवर्तन, इस वाले विसर्ग का से में परिवर्तन हुआ है। मूल उपसर्ग यहाँ क्या है, मूल उपसर्ग यहाँ दो ही है और इस दो के दो अर्थ हैं, एक तो होता है बुरा और दूसरा होता है कठिन। एक बुरा और दूसरा क्या है, कठिन। अब इस चीज को समझो आप, एक तो बुरा और इसका क्या है यहाँ कठिन है। तो दो ये क्या कहलाया आपका, दुर्दशा, बुरी दशा। तो इस दो का अर्थ यहाँ बुरा हो गया, दुर्दिन, बुरे दिन, यहाँ भी बुरा हो गया। लेकिन दुष्कर कर कहते हैं यहाँ पे हाथ को, तो जो हाथ के लिए कठिन है वो क्या कहलाया। तो यहाँ पर इस दो का अर्थ इसमें तो हो गया कठिन और इन दोनों में इस दो का अर्थ क्या हो गया, बुरा। तो यहाँ आपको ये बताने की कोशिश हो रही है कि उपसर्ग के एक नहीं बल्कि अलग अलग शब्दों के साथ उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। तो उपसर्ग के एक अर्थ नहीं होते हैं बल्कि अलग अलग अर्थ उपसर्ग के होते हैं किसी शब्द के साथ। यहाँ इस दो का अर्थ क्या हो गया आपका, यहाँ कठिन हो गया और इसके अंतर्गत क्या हो गया, बुरा हो गया। फिर एक कंडीशन आपको ये भी बताई गई कि किसी मूल शब्द में एक से ज्यादा उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। जैसे निराभिमान शब्द ले लिया हमने, सुसंगठित शब्द ले लिया, सुसंगठित, ऐसे ही इन्हीं का लिख लेते। यहां पर क्या हुआ, निर, अभी और मान। इससे पहले नि, अभी और मान। यहाँ पे सु, सम और यहाँ क्या हो गया आपका गठित। यहाँ पे सु, सम, गट और, तो इसमें क्या है जी, इसमें दो उपसर्ग और एक प्रत्यय है और मूल शब्द आपका ये गट है, क्योंकि इसमें भी तो प्रत्यय लगा हुआ था ना। इसमें मूल शब्द आपका क्या है, इसमें मूल शब्द आपका मान है और अभी और नी ये दोनों उपसर्ग है, क्योंकि इसका तो मीनिंग होता ही नहीं है। ये शब्दांश तो है लेकिन इसका मीनिंग इसका होता है, नी मतलब अभाव, बिना। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, पहले कंडीशन ये बनी, दूसरी कंडीशन ये बनी, तीसरी में जाके निराभिमान शब्द बना। पहले कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये थी, तीसरी कंडीशन में जाके सुसंगठित शब्द बना। तो इससे ये पता चलता है कि ये जरूरी नहीं है हम केवल किसी शब्द में एक ही उपसर्ग प्रयोग करें, एक से ज्यादा उपसर्ग भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और वो ये दो एग्जाम्पल नहीं, इसके अलावा भी वो एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहाँ ये जो सारी तमाम कंडीशन आपके सामने आई हैं, आप इस चीज को समझो। क्या बताया गया कि उपसर्ग से मिलकर, उप और सर्ग से मिलकर शब्द बना है। उप एक शब्दांश उपसर्ग के रूप में है, ठीक है। इसके बाद जिसका अर्थ समीप या निकट, पास होता है। सर्ग का अर्थ सृष्टि करना है, तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के समीप में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। संधि भी नए शब्द का निर्माण करती है, प्रत्यय भी नए शब्द का निर्माण करते हैं और समास भी। चार कॉन्सेप्ट ऐसे हैं हिंदी में जो पुराने शब्दों से नए शब्दों का निर्माण करते हैं।
उसमें एक संधि है, एक उपसर्ग है, एक प्रत्यय और एक है समास। उपसर्ग हमेशा शब्दांश होते हैं, कभी शब्द नहीं होंगे। और शब्द के आरंभ में, इसी को हम आरंभ भी कहते हैं, और जिसको आरंभ कहा जाता है उसी को प्रारंभ भी कहते हैं, उसी को आदि और आगे भी कहते हैं। चारों समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो ये हमेशा कहाँ लगेंगे? शब्द के आरंभ में। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं, ये आपको दिखा दिया दुष्कर्म में और दुर्दिन में करके। किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं, ये निराभिमान सुसंगठित में दिखाया गया। किसी समस्त शब्द में से मूल शब्द अलग करने पर, तो समस्त शब्द में से जब आप मूल शब्द अलग कर लोगे, वह छोटे से छोटा शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ व भाव हो, तो उसी को तो मूल शब्द कह रहे हैं। तो मूल शब्द क्या है? वह छोटा शब्द जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। मूल शब्द अलग करने पर शब्द के आरंभ में जो शेष भाग शब्दांश के रूप में बचता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो, यानी कि ऐसा शब्दांश जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य, अगर अर्थ नहीं है तो शब्दांश हो सकता है लेकिन उपसर्ग नहीं होगा। जैसे आपको प्रत्येक में दिखाया गया था, तो प्रत्येक में क्या करेंगे कुछ बच्चे, यहाँ पे ये मान लेंगे ये शब्दांश तो है लेकिन इसका अर्थ नहीं है, इसीलिए उपसर्ग भी नहीं है यहाँ। जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो तो वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। और इसके बाद में बात करते हैं कि आखिरकार संस्कृत में 22, 19 और हिंदी में यहाँ पे 10 और अंग्रेजी में 8 उपसर्ग कौन से होते हैं। इनके आधार पे यहाँ तक चीज अगर क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अब हम लेके चलेंगे यहाँ पर। तो ये क्या है जी? आपके संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग हो गया जी। ऐसे ही अति, अधि, अभि, अन, औ, ये सारे आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। इससे क्या बनेगा? आजन्म, आजीवन, आहरण, आमरण। इससे क्या बनेगा? अतिसार, अत्यधिक, अत्यंत, अत्याचार, यहाँ पे क्या बनेगा? अधिमान, अधिकार, अध्यक्ष, अध्यादेश, यहाँ पे अभिमान, अभ्युदय, अभ्यागत, अभिमत। यहाँ से अनुचित, अनधिकार, अनस, यहाँ पर अवमानना, अवसान, अवतार, अवगमन,
यहाँ पर अपमान, अपमानित, अपकार, अपयश। क्लियर। तो ये सारे के सारे क्या थे, ए और आ से बनने वाले। मूल जो उपसर्ग होता है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, वो ये है आपका आंग। चूंकि इसके नीचे हलंत है, तो जब हलंत है इसका लोप हो गया, हलंत लोप से इसका लोप हो गया। लोप का मतलब होता है गायब हो जाना, छिप जाना। तो जब इसका लोप हो गया तो ये क्या बच गया आपका आ। तो देगा आपको वो यही, लेकिन मूल उपसर्ग जो संस्कृत में होता है पहला हमारा, वो आंग होता है, जिसका हलंत की वजह से ये कै वर्ग का जो अंतिम वर्ण है इसका लोप हो गया, बच क्या गया आपका आ। इसी वजह से आ जन्म में हमने आ लगाया, आजीवन में, आरण में और आमरण में। तो कई बार क्या होता है, डायरेक्ट होते हैं, कई बार इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पे क्या है, ये अति और सार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका अति है, तो इसमें डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, सार मूल शब्द हो गया। इसमें अति और अधिक है, इसमें क्या है, ये अति और अधिक, अत्यधिक है। ठीक है। हेलो। तो यहाँ ये जरूरी नहीं है जो मैंने लिखे हैं केवल इन्हीं में ये उपसर्ग है, इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं। अब जैसे वर्णमाला में आपको बताया गया था कि अभिषेक शब्द है, तो ये अभिषेक बना कैसे है, ये जरूरी थोड़े ये 4-4 5-5 एग्जाम्पल हो, इनके अलावा भी हो सकता है 50 एग्जाम्पल और हो। तो यहाँ पर ये अभी और शेख से मिलके बना था ये वाला, और आपको ये बताया गया था कि यहाँ दंतव्य सह का परिवर्तन मूर्धन्य सह में हो जाएगा। और ये क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि एक स्वर और एक व्यंजन है। तो इसमें भी अभी है, क्योंकि मूल शब्द आपका शेख हुआ ना। तो यानी कि जो भी बाद में, जैसे यहाँ मत है, यहाँ आगत है, इसमें दो उपसर्ग है, अभी और आगत, दो है इसमें। एक अभी है और एक गत मतलब जाना होगा, आगत मतलब आना होता है। तो यहां पर आपको ये देखना था कि इसमें से तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं, सार जो है मूल शब्द है, यहां हमें संधि करना पड़ेगा, अति और अधिक। और अधिक में कोई उपसर्ग नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, वो देगा यहाँ निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। तो यहाँ अधिक में अगर आप यहाँ अधिक उपसर्ग करोगे तो यहाँ कै का तो कोई मीनिंग नहीं होता ना। और उपसर्ग कहाँ होते हैं, किसी मूल शब्द में प्रयुक्त होते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अत्यधिक में केवल और केवल अति ही उपसर्ग है, अति और अधिक मिलके बना है, अधिक में कोई उपसर्ग नहीं है। क्योंकि उपसर्ग की कंडीशन क्या है कि वो मूल शब्द में लगते हैं, और यहाँ कोई मूल शब्द बचा नहीं है आपके पास।
ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान है, ये अति और अंत से मिलके बना है, ये अति और आचार से मिलके बना है। अब इसमें आपका एक उपसर्ग है, यहाँ पे अति, इसमें अति और अंत है, इसमें भी आपका एक उपसर्ग है। लेकिन यहाँ क्या है, अब व्याहगत में आपके दो उपसर्ग हैं, और वे दो उपसर्ग कैसे हैं, एक इसके अंतर्गत अभी है और दूसरा ये आगत है, और आगत में भी क्या है आपका, ये आ उपसर्ग है, तो ये दो उपसर्गों वाला है। अधि और आदेश अध्यादेश है, अधि और अध्यक्ष है, अधिकार है, इसमें आप डायरेक्ट पहचान रहे हो, इसमें आप संधि के माध्यम से पहचानोगे। जिसने संधि की क्लास अटेंड की है वो जिंदगी में कभी उपसर्ग गलत कर ही नहीं सकता। क्लियर। और ये नहीं है कि जो मैंने 4-5 शब्द लिख दिए इन्हीं में ये उपसर्ग लगे, इनके अलावा भी 50 से ज्यादा शब्द हैं जिनमें हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे से क्या करोगे आप, ये तो शब्दांश को निकालो, पीछे जो बच गया आपका मूल शब्द, या आप पीछे से मूल शब्द निकालो, मान और इत प्रत्यय, इसमें एक उपसर्ग है, मूल शब्द मान है, इत प्रत्यय। ऐसे ही यहाँ पे आप यश निकालो, आगे जो शब्दांश बच गया, यहाँ गमन निकालो, आगे जो शब्दांश बच गया, और यहाँ क्या निकालो, ये आपका क्या बना है, ये अन और अश्व है। मूल शब्द निकाल दिया हमने, यहाँ अश्व कहते हैं घोड़े को, तो जो घोड़ा नहीं है वो अनश्व हो गया, जो आपके अधिकार में नहीं है वो अनधिकार हो गया, जो उचित नहीं है वो अनुचित हो गया, तो ये अन और उचित से मिलके बना है। तो इस तरीके से ये क्या थे, सारे आपके संस्कृत के उपसर्ग थे। चलो जी आगे देखो। और इससे क्या बन गया आपका, प्रकार, प्रकाश, प्रवेश, परक्रम, इससे परिवर्तन, परिक्रमा, पर्याप्त, पर्यावरण, इससे पराक्रम, पराजित, परावर्तन, पराभव, निशब्द बिना शब्द के, निःशुल्क बिना शुल्क के, निर्धन, निर्धन, निर्विरोध, निसंदेह, निस्तेज, निस्तारण, निश्चय, निश्चल, निश्चल, निश्चित, निष्काम, निष्फल, निष्कर्ष। आप क्या करोगे, इसमें मूल शब्द पहचानो,
इसमें मूल शब्द कार है, इसमें मूल शब्द यहाँ काश है, इसमें वेश है, इसमें कर्म है, इसमें यहाँ वर्तन है, इसमें कर्म है, आ उपसर्ग लगा है। ये परि और आप से मिलके बना है। तो ये कैसे मिलके बना है? ये परि और आप से मिलके बना है शब्द पर्याप्त। ये पर्यावरण जो शब्द बना है ये परि और आवरण से मिलके बना है, और पर्यावरण में दो उपसर्ग है। दो उपसर्ग कौन से? एक आपका वा है और एक आपका परि है। वर्ण क्या है? मूल शब्द है। ऐसे इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इसमें तो आप आराम से पहचान लोगे। तो मूल उपसर्ग आपका यही होता है, लेकिन हम इनको शब्दांश के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो इन सब के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, यहां से लेके यहां तक जब तक ऑप्शन में ये है तो राइट आंसर आपका ये होगा। क्योंकि इस नी का जो अर्थ है ना, उस नी का अर्थ होता है अभाव, इस नी का अर्थ होता है रहित, इस नी का अर्थ होता है हीन, इस नी का अर्थ होता है बिना। तो जो बिना धन का है वही तो निर्धन है। तो यहाँ नी एक शब्दांश है, उपसर्ग के रूप में शब्दों के आरंभ में प्रारंभ में लगाया जाता है, और जिसके एक नहीं बल्कि अनेक मीनिंग है। अभाव भी है, रहित भी है, हीन भी है और बिना भी है। अब इन सब में ये उपसर्ग है आपका, लेकिन जब ऑप्शन में ये नहीं देगा विसर्ग के साथ में, और बिना विसर्ग देगा वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि तो तत्सम शब्द है। बिना विसर्ग वाले नी का प्रयोग तो हम निडर में हिंदी में करते हैं, तद्भाव में करते हैं। तो ये हिंदी का उपसर्ग है आपका, यहाँ जो नहीं है। लेकिन ये जो विसर्ग लगा हुआ है ये आपका संस्कृत का उपसर्ग है, और हम यहाँ संस्कृत के उपसर्ग ही पढ़ रहे हैं। लेकिन जब ऑप्शंस में ये दिया नहीं है और वो ये पूछ रहा है कि इसमें वो बताइए कौन सा आपका उपसर्ग होगा, और ये दिया है, तब उस कंडीशन में जब ये नहीं होगा, इनमें ये है, इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा, और इसमें इसका आंसर सही ये रहेगा। तो यानी कि आप इसका प्रयोग कब करोगे? रह से का, जब आपके पास ऑप्शंस में ये विसर्ग वाला नहीं होगा। उसने दे दिया ये वाला कि इसमें उपसर्ग बताओ, ऑप्शन में ये है ही नहीं, तो राइट आंसर आपका ये नहीं होगा। अब इनमें से भी नहीं होगा कोई सा, ये वाला से ये वाला से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा, क्लियर दिख रहे हैं हमें कि यहाँ पे मूल शब्द छल निकाल लिया, आगे से जो शब्दांश बचा उसको हम क्या कह रहे हैं? उपसर्ग कह रहे हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कई बार वो क्या करेगा, इनमें से किसी भी शब्द को देगा, और इनमें से शब्द को देने के बाद में वो फिर आपको एक ऑप्शन तो दे रहा है, ये दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपको, ये तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपको ये, और चौथा ऑप्शन दे रहा है 2 व 3 दोनों। और आपसे पूछ लिया उसने निर्गत में बताइए जी कौन सा उपसर्ग है। आप इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, इसको सी और इसको डी। ये 4 ऑप्शन दे दिए, ये आपके पास शब्द दे दिया। आपसे पूछ रहा है निर्गत में बताइए कौन सा उपसर्ग है। नी है, निर है, या विसर्ग वाला है, या 2 व 3 दोनों है, जिसको हम यहाँ ये कह सकते हैं बी व सी दोनों। राइट आंसर, सबका आंसर आना चाहिए जितने भी बच्चे लाए हुए। जी जी, जितने भी बच्चे लाए हुए हैं सबका आंसर आना चाहिए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? चीजों को जब तक ध्यान से सुनोगे नहीं तब तक कैसे चीजें आपकी क्लियर होगी। जो पहले से पढ़ चुके हो उसको थोड़ा साइड में रख के चला करो, उसको घर पे रख दो आराम से एक कोने में, ठीक है। और ये मान के आया करो क्लास में कि हमें हिंदी में कुछ नहीं आता और आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, तो फिर आप अपनी पहले की जो रटी हुई चीज है ना उससे भी बच जाओगे। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको यही कहा कि जब तक ऑप्शन में ये है तो राइट आंसर ये रहेगा। जब ऑप्शन में ये नहीं है, इसके स्थान पे अब मैं ये हटा देता हूं। अब मैंने ये हटा दिया और इसके स्थान पे मैंने प्रयोग कर लिया यहाँ पर इस वाले नी का। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। जब तक ऑप्शन में ये था तब तक आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये जो शब्द बना है ये बना कैसे है? ये बना है निर और गत। काश आप विसर्ग संधि पढ़े होते तो आपको ये दिक्कत ना आती।
पहली कंडीशन ये थी, गत मतलब जाना है, ठीक है, ये मूल शब्द है, ये आपका उपसर्ग, पहली कंडीशन ये थी, दूसरी ये, तीसरी ये, यहाँ इस विसर्ग का रे में परिवर्तन होकर ये रे यहाँ आया है, क्योंकि मीनिंग इसका है, ये शब्दांश है जिसका मीनिंग है तो उपसर्ग कहलाया। ये मूल शब्द है, इससे छोटा इसका कोई शब्द बन नहीं सकता, इसका भी मीनिंग है, तो ये बना है इससे, निर्गत, ठीक है, बिना जाए, ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये भी शब्दांश नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके आधार पर दिए गए जो 4 ऑप्शन हैं, आपका राइट आंसर बी हो गया। लेकिन जब इसके साथ ये दिया होगा तो राइट आंसर केवल और केवल यही रहेगा, क्योंकि पहले विसर्ग था, उसके बाद में उसका परिवर्तन रे में हुआ, तो ये गलती आप नहीं करोगे। यहाँ आ जाओ, इसमें देखो ये क्या है आपका, यहाँ पे दुश्चिंता, दुसाध्य, दुर्दशा, दुर्दिन, दुस्साहस, दुस्तेज, दुश्चरित, दुष्वर, दुष्परिणाम और दुष्कर। इन सब में आपका जो उपसर्ग है वो यही है, इन सब में यही है, और वही कंडीशन जब तक ऑप्शन में ये है तो राइट आंसर ये है। इसके 2 मीनिंग है, इसमें एक मीनिंग क्या है, बुरा है, और इसका दूसरा मीनिंग क्या है, कठिन है, इसके भी 2 मीनिंग है। तो यहां जब तक ऑप्शन में ये रहेगा राइट आंसर ये है, और जब ये नहीं है तो फिर राइट आंसर दूर, दुस, दुस और ये रहेगा। जो भी यहाँ दिया, यहाँ मूर्धन्य से है तो ये होगा, यहाँ तालव्य से है तो ये होगा, यहाँ दंतव्य से है तो ये होगा, यहाँ रह दिया है तो फिर ये होगा। इसके बाद में फिर इससे क्या शब्द बनेंगे, इससे शब्द बनेगा आपका उपमान, उपवन और उपसमीप, यानी कि जो और ज्यादा पास हो। इससे शब्द बनेगा आपका संस्कृत, संस्कार, संस्कृति, संस्कृति और संस्करण। क्लियर? तो इसमें सब में क्या है, सम उपसर्ग है। तो ये थे प्यारे दोस्तों आपके संस्कृत के उपसर्ग। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो कल फिर हम करेंगे इन्हीं उपसर्गों की संख्या के साथ में इस वाले टॉपिक को कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ जैसे चीज़ों को ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे तो आपके पास किसी भी तरह का कोई डाउट बचेगा नहीं है। तो कल फिर जो क्लास हम लेंगे वो इसी उपसर्ग की लेंगे, जिसमें आपको संस्कृत, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी के उपसर्गों के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। कल मिलते हैं फिर 8 बजे उपसर्ग वाले